हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांस हिमालय को डिस्कस करेंगे। यदि बात करें बच्चों ट्रांस हिमालय की, तो जब हम भारत का फिजिकल डिवीजन या फिर भौगोलिक या फिर भौतिक विभाजन को पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत जब हम पहला फिजिकल डिवीजन करते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, तो उसमें हम ट्रांस हिमालय को डिस्कस करते हैं। और जो ट्रांस हिमालय और जो हिमालय वाला टॉपिक है, यहाँ पर अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किसके अंतर्गत आती है, कहाँ से क्या, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो वो सारे डाउट आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पर ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, आपके सारे डाउट इससे रिलेटेड टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो उत्तर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं या फिर उत्तर की जो पहला फिजिकल डिवीजन भौतिक विभाजन हम पढ़ते हैं, उसमें जो पहला होता है उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर भौगोलिक विभाजन में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। देखिए, जब हम भारत का फिजिकल डिवीजन करते हैं तो उसमें एक तो हम देखते हैं उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं श्रृंखला इसमें हम हिमालय को स्टडी करते हैं ना, पूरे हिमालय को स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे। दूसरा फिजिकल डिवीजन करते हैं उत्तर का विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला फिजिकल डिवीजन करते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, इसके नीचे आता है। इसके बाद हम करते हैं तटीय मैदान। ठीक है, एक फिजिकल डिवीजन ये करते हैं तटीय मैदान या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो एक फिजिकल डिवीजन ये होता है। इसके अलावा एक होता है द्वीप और द्वीप समूह। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें एक हम फिजिकल डिवीजन करते हैं। तो ये 6 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो ये 6 भागों में हम भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो पहला फिजिकल डिवीजन है उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, इसके अंतर्गत जो ट्रांस हिमालय है उसको आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो उत्तर और उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखला है इनका विभाजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर, या फिर आप ऐसा बोल रहे हैं हिमालय, है ना, हिमालय भी बोल सकते हैं। हिमालय का विभाजन कैसे करते हैं, तो एक तो श्रेणियों के आधार पर करते हैं और एक इसका प्रादेशिक विभाजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, श्रेणियों के आधार पर जब हम इसका डिवीजन करते हैं बच्चों, तो एक इसमें हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय भी कहा जाता है, जो आज के टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है मुख्य हिमालय। ठीक है, इसके अलावा एक होती है यहाँ पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इसमें क्या क्या होता है सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय में हम पढ़ते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ठीक है, जो आज के टॉपिक में हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुख्य हिमालय जो है या फिर मेन जो हिमालय है, हिमालय प्रदेश है, इसमें हम महान हिमालय, बृहद हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय को पढ़ते हैं, मध्य या फिर लघु हिमालय को पढ़ते हैं। इसके अलावा शिवालिक को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, मुख्य हिमालय के अंतर्गत। और पूर्वोत्तर पहाड़ियां में जो ये नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, है ना, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम वगैरह में, तो इनको हम पूर्वोत्तर पहाड़ियों या फिर पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक बच्चों रहेगा वो रहेगा ट्रांस हिमालय, जिसमें हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये कहां पर है ये सारी रेंज, एक बार यहाँ पर मैप में बता दूं। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से काराकोरम है, यहाँ पर आपको काराकोरम मिलेगी इस प्रकार से, है ना। इसी के नीचे इसके पैरेलल यहाँ पर आपको लद्दाख मिल जाएगी और यहाँ पर ही आपको जास्कर मिल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से आपका महान हिमालय स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार से, फिर मध्य हिमालय कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, और फिर यहाँ से आपको शिवालिक इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो ये श्रेणियां इस प्रकार से फैली हुई हैं। ठीक है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ट्रांस हिमालय रहेगा। और प्रादेशिक विभाजन में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये भी एक बार आप देख लीजिए। कश्मीर हिमालय देखते हैं, कुमायूं हिमालय देखते हैं, नेपाल हिमालय और असम। तो ये हम कभी बाद लेक्चर में या फिर बाद के लेक्चर में हम देखेंगे। आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा ट्रांस हिमालय, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय को। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर ट्रांस हिमालय में आती कौन कौन सी माउंटेन रेंज है ना। ट्रांस हिमालय में आपको 4 पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी है बच्चों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और मुख्यतः यदि मैं बात करूं तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 रेंज आपको स्टडी करनी है ना। और जो कैलाश रेंज है ये मुख्यतः आपको तिब्बत रीजन में देखने को मिलती है
है ना, तिब्बत रीजन में देखने को मिलती है। इस कारण से इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मेन हमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को पढ़ना है। इनकी लोकेशन कहाँ है, तो इनको जरा आप मैप में देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से काराकोरम श्रेणी मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल भारत की सबसे उत्तर में स्थित माउंटेन रेंज है, या फिर ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी माउंटेन रेंज है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भारत की सबसे उत्तर में स्थित माउंटेन रेंज कौन सी है, तो आपको क्या टिक करना है, ट्रांस हिमालय, सॉरी ट्रांस हिमालय नहीं, काराकोरम, ठीक है। इसके अलावा इसी के पैरेलल, इसी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है इस प्रकार से, ठीक है। और इसके दक्षिण में सबसे नीचे आपको जास्कर रेंज इस प्रकार से मिलेगी। तो ये तीनों रेंज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KLJ इस प्रकार से फैले हुई हैं उत्तर से दक्षिण में। इसके अलावा जो कैलाश रेंज है बच्चों, कैलाश रेंज का विस्तार कहां पर है, तिब्बत रीजन में। वो किसका, ट्रांस हिमालय का ही ये पार्ट है, या फिर लद्दाख श्रेणी का ही जो तिब्बत रीजन में फैलाव है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलाश श्रेणी, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 4 श्रेणियां आती हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। इनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, इनको संयुक्त रूप से हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय, या फिर इसको, है ना, या इसको पार हिमालय भी बोला जाता है, पार हिमालय, या फिर बाहर का हिमालय, ऐसा शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखिए जो मुख्य हिमालय है बच्चों, है ना, मुख्य हिमालय में हम 3 माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं, महान, मध्य और शिवालिक, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय है ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हिमालय का पार्ट नहीं है, इसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है ना। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा वो वाला लेक्चर लाऊं जिसमें हम महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये 3 जो रेंजेस पढ़ते हैं, है ना, ये मुख्य हिमालय का पार्ट है। मेन जो हिमालय है वो इन 3 रेंजों से मिलकर का बना है, जबकि जो ट्रांस हिमालय इसके उत्तर में स्थित है ना, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, आपको याद रखना है। इसको हम ट्रांस हिमालय या फिर बाहरी हिमालय या फिर पार हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसके अंतर्गत आती हैं, इनको ही हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित, ठीक है। देखिए 3 माउंटेन रेंजेस बताई, तो सबसे पहले हम काराकोरम को पढ़ते हैं ना। काराकोरम रेंज बताइए सबसे उत्तर में जो है ना। तो इसमें एक पॉइंट आया कि भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक, क्या नाम है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये बच्चों भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है ना। ऊंचाई कितनी है इसकी, 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी हाइट है, और भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। इसके अलावा दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट के बाद। ध्यान से सुनना, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय, ग्रेटर हिमालय में स्थित है, नेपाल रीजन में, है ना। वो हम बाद में स्टडी करेंगे जब हम ग्रेटर हिमालय वगैरह पढ़ेंगे, है ना। आज हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय की जो पहली वाली काराकोरम रेंज है, इसमें भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन रेंज K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। बात समझ में आई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, ठीक है। आपको याद रखना है सबसे ऊंची विश्व की, तो इसका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो गॉडविन ऑस्टिन नाम रखा गया है, वो जो ये गॉडविन ऑस्टिन थे, इन्होंने सबसे पहले इस माउंटेन पीक में चढ़ाई की थी, इस कारण से इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसकी माउंटेन पीक की जो ऊंचाई है ये भी आपको याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो काराकोरम का एक पॉइंट हमने देख लिया, इस पर ही इसकी सबसे ऊंची माउंटेन पीक यहां पर आपको मिलेगी। और कहां पर है बच्चों, ये पीओके वाले हिस्से में स्थित है। पीओके, है ना, पीओके को बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या फिर हिंदी में बोलेंगे पाक अधिकृत कश्मीर में K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। कहां पर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये स्थित है, या फिर पाक अधिकृत कश्मीर में ये स्थित है। पीओके क्या है थोड़ा सा अभी हम देख लेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। अब देखिए एक और नोट है यहाँ पर, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को ही गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है। जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है बच्चों, इसका एक और नाम है गौरी नंदा पर्वत। क्या है, गौरी नंदा पर्वत, अच्छे से याद रख लेना, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। गौरी नंदा पर्वत किसको कहा जाता है, K2 गॉडविन ऑस्टिन को ही कहा जाता है। तो एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका निर्माण कब हुआ है बच्चों, तो जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, आपको पता होगा, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप हिमालय का उत्थान हुआ है टेथिस सागर के अवसादों से,
ठीक है। तो सबसे प्रारंभिक स्टेज में कौन सा हिमालय बना था? सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना था, ठीक है। और या फिर जो हिमालय है हमारा मुख्य हिमालय, महान, मध्य और शिवालिक है, तो उससे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था, आपको याद रखना है। मीसोजोइक युग जो कि 245 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 65 मिलियन वर्ष पूर्व का ये माना जाता है, मेसोजोइक युग। तो इसके अंतर्गत ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है। लगभग 65 या फिर 60 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, आपको याद रखना है। कितने? 65 या फिर 6 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था ना। ये मीसोजोइक युग का टाइम पीरियड लिखा है, लेकिन ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ था? लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ये मत मान लेना, ये इस पूरे टाइम पीरियड का समय यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पीओके में स्थित है। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया कि जो काराकोरम रेंज है बच्चों, जो इसकी पहली ट्रांस हिमालय की सबसे पहली वाली रेंज है, ये मुख्यतः पीओके वाले हिस्से में स्थित है। पीओके वाले हिस्से से मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए पीओके कहां पर है, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये आप जो व्हाइट कलर से हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला भारत का ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं पीओके, या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या फिर पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, है ना। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि भारत का ऐसा हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसको हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, या फिर पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान इसको हम बोलते हैं। ये पूरा व्हाइट कलर वाला रीजन, ठीक है, ये लद्दाख रीजन के अंतर्गत आता है वर्तमान में हमारे, ठीक है। तो यहां पर ही आपको काराकोरम रेंज मुख्यतः इस प्रकार से देखने को मिलेगी, काराकोरम। और केटू गॉडविन ऑस्टिन भी आपको यहां पर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना है, जो काराकोरम है मुख्यतः आपको लद्दाख के मतलब पीओके वाले रीजन में देखने को मिलती है भारत के, याद रखना। और पीओके क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हमारे क्षेत्र, है ना। 1948 में आपको पता होगा, 1948 आजादी के एक साल बाद ही पाकिस्तान ने कबीलाई आक्रमण किया था, है ना, हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में उस टाइम। वर्तमान में इसको लद्दाख कर दिया गया है। तो उस समय ये पूरा एक अलग लेक्चर कभी मैं बनाऊंगा पीओके पे, आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या पूरी घटना हुई थी, ठीक है। आप देख सकते हैं, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है कि 1948 में ये वाला हिस्सा पाक ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थोड़ा आपको दिमाग में रखनी है। तो काराकोरम यहीं पर स्थित है, केटू आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। काराकोरम का पुराना नाम कृष्णागिरी है, ठीक है। अभी हमने केटू गॉडविन ऑस्टिन का देखा था बच्चों, क्या था केटू गॉडविन ऑस्टिन का? केटू गॉडविन ऑस्टिन को गौरी नंदा देवी के नाम से जानते हैं, लेकिन काराकोरम को कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? कृष्णागिरी। तो ये बात भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या हमने देख लिया? काराकोरम लद्दाख जास्कर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन जो केटू है इसको गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मेसोजोइक एरा लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। काराकोरम का पुराना नाम क्या है? कृष्णागिरी। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व में यह कैलाश श्रेणी तक विस्तृत, ठीक है। काराकोरम श्रेणी की बात की जा रही है। अब भारत की देखिए, जरा भारत का मैप देख लीजिए आप यहां पर। देखिए ये हमारा भारत है ना, ये हमारा भारत है इस प्रकार से, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। अब यहां पर आप देखेंगे ये पामीर नोट है, या फिर पामीर का पठार, जैसे संसार की छत या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। पामीर नोट कहा जाता है इसको, पामीर नोट, पामीर गांठ या फिर पामीर ग्रंथि, सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। पामीर नोट, पामीर गांठ या फिर पामीर ग्रंथि। अब ये है क्या पामीर ग्रंथि? थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। देखिए यहां से काराकोरम रेंज निकल रही है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यहां से ही आसपास से हिमालय रेंज निकल रही है। यहां से जो चीन तिब्बत में फैला हुआ कुनलुन पर्वत है वो निकल रहा है। यहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान में फैला हुआ हिंदू कुश पर्वत निकल रहा है। यहां पर तियान शान पर्वत निकल रहा है, और यहां पर और भी माउंटेन रेंज निकलती हैं, ठीक है। तो जो ये पामीर नोट है ना बच्चों, यहां से बहुत सारी माउंटेन रेंज इस प्रकार से निकलती हैं, है ना। थोड़ा देख लीजिए आप इसको। ये जैसे मान लीजिए पामीर नोट है, तो यहां से जैसे काराकोरम हो गया, हिमालय हो गया,
कुनलुन हो गया, तियान शान हो गया, हिंदू कुश हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी माउंटेन रेंज निकलती है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी कपड़े की लेयर लेंगे और उनको एक साथ बांध देंगे तो एक प्रकार की गांठ बन जाएगी। तो उसी प्रकार से इसको भी गांठ कहा जाता है, पामीर गांठ। क्या बोलते हैं? पामीर गांठ या फिर पामीर ग्रंथि। तो वही चीज लिखी हुई है, काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ हमें मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व में यह कैलाश श्रेणी तक फैली हुई है। ठीक है, कहां तक फैली हुई है? यहां पर आप देखेंगे, यहां से शुरू होकर के यहां तक फैली हुई है तिब्बत तक। यहां पर आपको कैलाश श्रेणी देखने को मिलेगी, जो कि इसी का हिस्सा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। आगे बात करते हैं, इसी श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य में विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, अब काराकोरम को हमने देख लिया बच्चों, अब देखते हैं थोड़ा लद्दाख के बारे में। ठीक है, लद्दाख सेकंड वाली श्रेणी है, काराकोरम हमने ये देख ली है ना। अब यहां पर लद्दाख श्रेणी है एक इस प्रकार से, है ना। तो क्या लिखा है? लद्दाख श्रेणी, और यहां पर क्या होती है? जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है बच्चों, सिंधु नदी, ये काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई और जास्कर हो गई। सिंधु नदी बच्चों लद्दाख और जास्कर के मध्य में इस प्रकार से प्रवाहित होती है। क्या नाम है इसका? सिंधु, सिंधु या फिर इंडस, इंडस भी इसको बोलते हैं, है ना, इंडस रिवर। ठीक है, इसके अलावा श्योक नदी, यहां पर देखिए जो काराकोरम श्रेणी है ना बच्चों, इस रीजन में यहां पर थोड़ा देखिए, ये वाला जो काराकोरम श्रेणी है ना, यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में इस जगह पर एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहां पर मैंने सियाचिन ग्लेशियर बना दिया। ठीक है, तो यहां से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है इसका? नुब्रा, नुब्रा। और यहां से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक। क्या है? श्योक। ठीक है, तो देखिए यहां से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले 3 रेंजेस बना लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि किन माउंटेन रेंजेस के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है, काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक, लद्दाख जास्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। श्योक आगे चल करके बच्चों किसमें? सिंधु में जाकर के मिल जाती है। तो श्योक सिंधु की सहायक नदी है, आपको याद रखना है, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये आगे सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर है, यहां पर ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहां से एक नदी निकलती है नुब्रा, नुब्रा घाटी से यहां पर नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर भी नुब्रा घाटी में स्थित है। अभी हम ये सारे ग्लेशियर डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहां से एक नुब्रा नदी निकलती है, और नुब्रा किसकी सहायक नदी है? श्योक की। तो ये बात भी याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, और ये किसकी सहायक नदी है? तो श्योक नदी की सहायक नदी है। और श्योक किसकी सहायक नदी है? तो श्योक सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम है। यहां से देखिए, यहां से इस प्रकार से कैलाश श्रेणी के पास से सिंधु नदी निकलती है, इस प्रकार से, है ना। यहां से इस प्रकार से श्योक निकलती है, इस प्रकार से उसको काटते हुए यहां पर इस पर मिल जाती है ना। एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको अंदाज से बता रहा हूं। और यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, यहां से नुब्रा नदी निकलती है और इस प्रकार से श्योक में मिल जाती है। ठीक है, ये सिंधु है, ये श्योक है, इसके अलावा ये कौन सी है? ये नुब्रा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों सिंधु के किनारे ही लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में यहां पर लेह शहर भी स्थित है। कौन सा? लेह शहर भी स्थित है। तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि लेह शहर किन माउंटेन रेंजेस के मध्य में है? तो लद्दाख और जास्कर, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में लेह शहर स्थित है, सिंधु के किनारे, सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है। यह बात आपको याद रखनी है। आगे सारे पॉइंट आएंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाला जो पर्वत है राकापोशी, वो लद्दाख में ही स्थित है, लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, विश्व का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत, भारत का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत, या फिर ट्रांस हिमालय, हिमालय का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है? तो आपको याद रखना है राकापोशी विश्व का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत है, जो लद्दाख श्रेणी में इस रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी पीओके वाले हिस्से में ही स्थित है यहाँ पर। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी में राकापोशी स्थित है, और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी राकापोशी है। आपको याद रखना है 7788 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, खड़ा ढाल मतलब क्या है? जैसे एक माउंटेन ये है इस प्रकार से, है ना, एक माउंटेन ये है, और लेकिन ये जो लद्दाख रेंज है ना बच्चों, बिल्कुल इस प्रकार से इसके सिरे खड़े हैं, बिल्कुल खड़ी ढाल है इसकी, है ना। यदि इसमें आप क्लाइंबिंग भी करना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी आपको। तो बिल्कुल तीव्रतम ढाल वाला इस प्रकार से खड़ा पर्वत है, जिसका नाम है राकापोशी, और लद्दाख श्रेणी का ये हिस्सा है। याद रखना, दुनिया के तीव्रतम ढाल वाला पर्वत है, और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी राकापोशी ही है, 7788 मीटर, आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए
आगे बात करते हैं, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अगला है सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर सिंधु नदी प्रवाहित होती है लद्दाख और जास्कर के मध्य में, जो कि लद्दाख श्रेणी को काट करके भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। किसको काट रही है? लद्दाख श्रेणी को काटते हुए सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है ना। गॉर्ज क्या होती है बच्चे? गॉर्ज क्या होता है बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं महाखड्ड, है ना। गॉर्ज समझिए इसको, गॉर्ज या फिर महाखड्ड, हिंदी में महाखड्ड बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो नदियां बच्चों पर्वतीय क्षेत्र में बहती हैं, खासतौर पर जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां मतलब ऐसी नदियां जो हिमालय के उत्थान के भी पहले से प्रवाहित हो रही हैं और अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। तो ये क्या करती हैं? पर्वतों को लगातार काटती हैं और गहरे गहरे गॉर्ज या फिर महाखड्ड या फिर खाई या फिर वी आकार की घाटी, इस प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से घाटी बनाती है और यहां पर नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो बुंजी गॉर्ज, ठीक है, लद्दाख को काट करके सबसे गहरे लगभग 5200 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। लद्दाख श्रेणी को काट करके बुंजी नामक स्थान के पास बुंजी गॉर्ज बनाती है, बुंजी गॉर्ज बनाती है। आपको याद रखना है 5200 मीटर, है ना। बहुत सारी नदियां हैं बच्चों, जैसे सतलज हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये तीनों क्या है? पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल है और ये गॉर्ज का कैनियन का निर्माण करती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर एसएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के लिए 2022 का हमारा टारगेट बैच बच्चों बिल्कुल लाइव है ना। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको टीच करेगी और गाइड करेगी। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। करना क्या है? आपको प्ले स्टोर पर जाना है या फिर आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और सारी डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यदि आप बच्चों DSSSC, ये कोड है स्पेशल, है ना आपको, तो यदि आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल 500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोड मत भूलना, DSSSC ये कोड है ना। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, तो आप मुझसे एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मेरा बैच वहां पर लाइव है, ठीक है। तो आपको करना है क्या है? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं एक्सपर्ट फैकल्टी से इंडिविजुअल। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे सब्जेक्ट वहां पर लाइव है। डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। काराकोरम श्रेणी में स्थित 4 बड़े ग्लेशियर। अब यहाँ पर जो बच्चों ग्लेशियर हैं वो देख लेते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? जो बर्फ पर्वत पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, उस पर ही जो एक लेयर जम जाती है ना, बर्फ की काफी टाइम तक, है ना, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर देख लेते हैं। एक है बच्चों सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का बच्चों दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। करीब 76 किलोमीटर ये लंबा है और 5400 मीटर लगभग ये ऊंचा है, ठीक है। याद रखना है कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ स्थित है? काराकोरम, काराकोरम रेंज में ये स्थित है ना। काराकोरम रेंज कहाँ है? यहां पर ही मैंने आपको बताई थी काराकोरम रेंज, है ना। इस प्रकार से काराकोरम रेंज है और यहां पर ही ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा और भी ग्लेशियर है, हिस्पर है, बियाफू है और बालतोरा। ये सारे ग्लेशियर हैं बच्चों, ये काराकोरम रेंज के अंतर्गत ही ट्रांस हिमालय के ये हिस्से हैं सारे, है ना। काराकोरम में ट्रांस हिमालय का ही ये हिस्सा है। आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, है ना। तो चारों किसका है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। सियाचिन, हिस्पर, वियाफो और बालतोरा आपको याद रखना है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 76 किलोमीटर इसकी लंबाई है और लगभग 5400 मीटर ये ऊंचा है ना। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है, तो ये अभी मैंने आपको डिस्कस करा दिया। आप कमेंट में मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ठीक है। कमेंट में आप मुझे जरूर बताना इसका आंसर। इसके अलावा इनकी लोकेशन देख लीजिए, देखिए सियाचिन ये है, बियाफो, हिस्पर, इसके अलावा वालतोरा, ठीक है। तो ये सारे ग्लेशियर यहाँ पर ही काराकोरम में, मैक्सिमम आपको पीओके वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे, लेकिन सियाचिन आपको अक्साई चीन, पीओके और लद्दाख के ट्राई जंक्शन पर बीच में आपको देखने को ये मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा हम सियाचिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इसकी लोकेशन जरा देखिए कहाँ पर है।
इधर पर ये सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अभी मैंने आपको बताया ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला है ना, ये कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा है पीओके। ये वाला हिस्सा कौन सा है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाक अधिकृत कश्मीर। ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आक्साई चीन, इसको हम बोलते हैं आक्साई चीन, है ना, या फिर ऐसा हिस्सा भारत का जो चीन के द्वारा कब्जा कर रखा है। 1962 का जो वॉर हुआ था भारत और चीन का, तो उस समय जो चीन ने कब्जा किया था पार्ट हमारा लद्दाख वाले रीजन का, तो इसको हम बोलते हैं आक्साई चीन, ठीक है। और ये 1948 में किया था पाकिस्तान ने, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, और ये हमारा लद्दाख वाला रीजन है, ये लद्दाख है हमारा, और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आक्साई चीन, पीओके, और यहाँ पर भारत का जो लद्दाख रीजन है, तो इसके बीच में बिल्कुल ये सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है बच्चों, है ना। 1984 में यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर ली थी, तो उसको भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया था यहाँ पर, है ना, ऑपरेशन मेघदूत एग्जाम में पूछते हैं। तो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में यहाँ पर खदेड़ा था उनको पाकिस्तानी सेना को, तो ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था। इसके अलावा इसको दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव पॉइंट है। देखिए पाकिस्तान चीन क्या चाहते हैं कि यदि ये वाला रीजन हमें मिल जाएगा तो हमारी डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाएगी इस प्रकार से, है ना। तो ये काफी सेंसिटिव पॉइंट होता है और यहाँ पर ऑलरेडी युद्ध हो चुका है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी दुर्गम क्षेत्र होता है बच्चों, लगभग 55 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर पर हमारे जो भारतीय सैनिक होते हैं, है ना, बहादुर, वो यहाँ पर समय समय पर जाते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं ना। काफी लगभग अभी तक 800 से ज्यादा यहाँ पर जो दुर्गम क्षेत्र है, काफी ज्यादा ठंड होती है, काफी मुश्किल है यहाँ पर सरवाइव करना, तो लगभग अभी तक हमारे 800 से ज्यादा जवान यहाँ पर शहीद हो चुके हैं मौसम के कारण, ठीक है। तो काफी दुर्गम क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है ना। अब देखिए भारत में बच्चों दो मरुस्थल हैं, दो प्रकार के मरुस्थल हैं, है ना। एक बच्चों मरुस्थल वाला मैंने लेक्चर बनाया हुआ है सेपरेट, आप जरूर उसको देखना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। सेपरेट मरुस्थल क्या होते हैं, विश्व में कौन कौन से मरुस्थल हैं, शीत मरुस्थल क्या होते हैं, गर्म मरुस्थल क्या होते हैं, तटीय मरुस्थल क्या होते हैं, ध्रुवीय मरुस्थल क्या होते हैं, सब मैंने पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी वाइज दिनेश साहू सर, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। अब देखिए मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, यदि हम देखें तो एक गर्म और एक ठंडे। तो जो लद्दाख है, भारत में दो मरुस्थल हैं, आपको याद रखना है, भारत में भी दो मरुस्थल हैं। एक तो थार मरुस्थल जो मुख्यतः आपको राजस्थान में देखने को मिलता है ना। इसके अलावा एक ठंडा मरुस्थल भी भारत में है जो आपको लद्दाख में देखने को मिलता है ना। तो आपको याद रखना है भारत में एक मरुस्थल नहीं है, दो मरुस्थल है। एक शीत मरुस्थल कहां पर है, लद्दाख में है, और गर्म मरुस्थल कहां पर है, थार राजस्थान में, ठीक है। ये ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। तो लद्दाख को बच्चों भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल क्या होता है, ऐसा स्थान जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर मरुस्थलों का विकास होता है। तो जो लद्दाख रीजन है बच्चों, ये चूंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, ठीक है। तो ये भारत का शीत मरुस्थल है, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी यहाँ पर ही है, लेह में लगभग 9.5 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। यदि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो आप राजस्थान मत चले जाना, जैसलमेर वगैरह। सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम होती है न्यूनतम, न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम वर्षा होती है लेह में, सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, याद रखना है 9.5। इसके बाद और सेकंड थर्ड नंबर पर आते हैं राजस्थान के जैसलमेर वगैरह, ठीक है। तो याद रखना न्यूनतम कहाँ होती है, लेह में। इसके अलावा भारत का जो सबसे ठंडा स्थान भी है वो भी यहां पर ही आपको देखने को मिलेगा, द्रास, है ना। कहां पर ये, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा द्रास, और यहां पर आपको लेह देखने को मिल जाएगा। यहां पर ही कारगिल है ना। यहां पर ही जम्मू और कश्मीर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे रीजन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस पर्वत श्रेणी से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ये जो पूरा ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, यहाँ पर कैलाश श्रेणी हो गई। तो आपको पता होगा यहाँ से इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहाँ आसपास से ही क्या निकलती है, सिंधु निकलती है, और यहीं से क्या निकलती है, सतलज निकलती है। तो ये मुख्यतः तीन पूर्ववर्ती नदियों के एग्जाम्पल हैं। तो इसी माउंटेन रेंज के आसपास से ये तीन नदियां, जो तीन प्रमुख पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये प्रवाहित होती हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है ना। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को बच्चों एशिया की रीढ़ या फिर मेरुदंड भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके अलावा यह उत्तर में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन या फिर ITSZ या फिर हिंज लाइन के द्वारा सेपरेट होती है। ठीक है, देखिए ये ट्रांस हिमालय हो गया और ये महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय हम बाद में कभी पढ़ेंगे। तो जो ट्रांस हिमालय है बच्चों और जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय, तो ये किससे सेपरेट होता है? एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन या फिर हिंज लाइन। तो इसके द्वारा ये महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय से सेपरेट होता है। ये आपको जनरल सा फैक्ट याद रखना है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा कैलाश पर्वत के बारे में भी देख लीजिए, कैलाश पर्वत के बारे में भी देख लीजिए। देखिए यह लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही एक शाखा है जो लद्दाख में फैली हुई है ना, लद्दाख तिब्बत में, सॉरी लद्दाख में नहीं, तिब्बत रीजन में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 5500 से 6000 मीटर है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर है। माउंट कैलाश इसकी सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है या फिर पीक है। 6714 मीटर इसकी हाइट है। कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल से तिब्बत से में सिंधु नदी का ओरिजिन होता है ना, यहाँ कैलाश श्रेणी है, यहाँ पर ही पास में मानसरोवर लेक है, यहाँ से ही सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का ओरिजिन होता है। वहां पर ही पास में आपको कैलाश पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि ये तिब्बत रीजन में है तो इतने पॉइंट बस थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिए, बहुत ज्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, माउंट कैलाश इसकी सबसे ऊंची पीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, देखिए एक पॉइंट है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो लेह है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य में। ठीक है, इसके अलावा ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, आपको याद रखना है ना। जो ट्रांस हिमालय है बच्चों, इसको पार हिमालय बोला जाता है। क्या? पार हिमालय या फिर बाहरी हिमालय बोला जाता है। इसको मेन जो हिमालय है, मुख्य हिमालय, उसमें काउंट नहीं करते हैं, इसको पार हिमालय बोला जाता है और ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ये बात आपको याद रखनी है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय में वर्ष भर हिम से या फिर बर्फ से आच्छादित होता है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियां बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है बच्चों वनस्पति विहीन है पूरा, है ना, वनस्पति से विहीन होता है। इसके अलावा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय का बल्कि भारत का भी सबसे उत्तरी पर्वत या फिर श्रेणी है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको लोकेशन बताई थी भारत की। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो भारत का ये मैप है, तो यहाँ पर काराकोरम रेंज आपको मिलेगी। तो भारत की सबसे उत्तर या फिर ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित माउंटेन रेंज है। जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 2126। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब बच्चों हम ग्रेटर हिमालय पढ़ते हैं, महान हिमालय पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इसका विस्तार कहाँ है, नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक स्थित है ना। अब जैसे यहाँ पर यदि मैं इंडिया का इस प्रकार से मैप बनाऊं इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत। ठीक है, अब देखिए जो भूवैज्ञानिक है ना, जो भूगोल के विज्ञान है, तो कुछ कुछ लोग जो नंगा पर्वत वाला हिस्सा है, ठीक है, ये महान हिमालय में मानते हैं, इंक्लूड करते हैं, और कुछ कुछ जो जास्कर रेंज है, जो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो उसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मतभेद है वैज्ञानिकों के मध्य में। तो आपको याद रखना है कि जो जास्कर रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत है, 8100-2600 मीटर, लेकिन कई बार महान हिमालय में भी इसको बता दिया जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ना, जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिकों में ही मतभेद है इसमें, तो आपको याद रखना है, क्योंकि आप आगे पढ़ते हैं कि महान हिमालय का विस्तार भी नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रख लेना। ट्रांस हिमालय का मुख्यतः भाग जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है मुख्यतः आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही इसका मेन पार्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत पार्ट आपको हिमाचल प्रदेश में ही भी जास्कर रेंज का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो अभी बच्चों मैंने आपको जैसे सियाचिन ग्लेशियर बताया, तो ये कौन सी घाटी में, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है, आपको याद रखना है। एक हिस्पर ग्लेशियर बताया था, ये हुंजा घाटी में स्थित है, इसके बारे में याद रख लेना। और एक और जो वाल्टोरा और बियाफो बताया था, ठीक है, ये कौन सी घाटी में स्थित है, तो ये सिगार घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में, सिगार। ठीक है, सिगार। हुंजा में कौन सा है, देखिए एक यहाँ पे आपको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले कौन सा हमने देखा था, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, ये किस पर है, नुब्रा घाटी में, है ना, नुब्रा घाटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी पर है, तो यहां से नुब्रा नदी भी निकलती है और ये नुब्रा घाटी में स्थित है। ठीक है, हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर ये कहां पर है, हुंजा घाटी, हुंजा घाटी पे स्थित है।
ठीक है। इसके अलावा बालटोरा, बालतोरो और बियाफो, बियाफो, बाल्टोरो और बियाफो, ये किस घाटी पे है? सिगार घाटी, सिगार घाटी पे ये स्थित है ये ग्लेशियर। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर पर सिविल सर्विस में, सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में, तो ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ट्रांस हिमालय आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सारे पॉइंट जितने भी हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश की है, सिंपल वे में। आई थिंक आपको क्लियर होंगी चीजें। यदि डाउट भी होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उसके आंसर दूं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी माउंटेन रेंज स्थित मतलब सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, तो चारों रेंज बच्चों किसका? ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। तो 1 2 3 4 डी आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इस प्रकार से चारों इसका ही हिस्सा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ट्रांस हिमालय का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है? तो विश्व का और ट्रांस हिमालय का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है? राकापोशी बच्चों इसका तीव्रतम ढाल वाला पर्वत है, जो लद्दाख रेंज में स्थित है, पीओके वाले हिस्से में। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके अलावा इनमें से कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? है ना, ग्लेशियर मैंने आपको कुछ बताए थे, तो सियाचिन भी इसका पार्ट है, हिस्पर भी इसका पार्ट है, जो गंगोत्री है ये इसका पार्ट नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जबकि बालतोरा भी इसका हिस्सा है। गंगोत्री कहाँ है बच्चों? ये महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय है, हम बाद में कभी पढ़ेंगे इसको ग्रेटर हिमालय को। तो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा नदी भागीरथी के नाम से, गोमुख नामक स्थान से ओरिजिनेट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो सिंधु नदी बच्चों लद्दाख और जास्कर के मध्य में प्रवाहित होती है, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 रेंज बताई थी, यहां पर बहती है सिंधु और यहां पर बहती है श्योक। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णागिरी किसका नाम है? तो काराकोरम श्रेणी का नाम ही क्या है बच्चों? कृष्णागिरी है, ये चीज भी मैंने आपको अच्छे से बताई थी, है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणी को दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है। ठीक है, जास्कर है, काराकोरम है और पीर पंजाल है, लद्दाख। अब यहाँ पे पीर पंजाल एक्स्ट्रा दे दिए, पीर पंजाल एक्चुअली मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय का पार्ट है, लेकिन आप जमा सकते हैं। सबसे पहले तो काराकोरम जमा लीजिए, लद्दाख जमा लीजिए और जास्कर, है ना। अब जो पीर पंजाल है यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी, है ना, ये मिडिल हिमालय का हिस्सा है। तो कहां से कहां बोल रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर बोल रहा है, साउथ टू नॉर्थ, इस प्रकार से आपको चलना है। तो सबसे पहले पीर पंजाल आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद जास्कर आ जाएगी, 1 आ जाएगा। उसके बाद लद्दाख आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगा, और फिर 2, 3 1 4 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ जाए, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, मैपिंग्स आपको स्ट्रांग रखनी है, ये जो माउंटेन है आपको अपने मैप में भरना है, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूं पूरा ट्रांस हिमालय आपको समझ में आया होगा, आसान भाषा में जितने भी पॉइंट हो सकते थे एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा बच्चों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, इंटरेस्टिंग तरीके से आप मुझसे वहां पर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।